सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित में। तो कैसे हैं सभी साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी फटाफट अब जुड़ जाएंगे। कौन कौन जुड़ गए हैं? गोल्डी आ गई है, मानसी, किरण यादव, कोमल यदुवंशी, राधिका चौधरी, सुधा यादव, रागिनी तिवारी, आंचल मिश्रा, धर्मेंद्र प्रजापति, डब्लू चौहान, अलोन गर्ल, मनीष वर्मा, बहुत शानदार। जल्दी से सभी नीतीश कुमार आ गए हैं, गीता सिंह, डब्लू चौहान, जूही मौर्य, पूनम कुमारी, कोमल यदुवंशी। तो एक बार सभी सेशन को शेयर और लाइक कराएंगे फटाफट से और फिर स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना जानदार शानदार सा सेशन, जिसमें हम अपनी संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो आपके लिए आवश्यक है सीटेट के लिए वो पूरी कवर करने वाले हैं अपनी आज की क्लास में। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी चीज़ों को, क्योंकि आपकी मैराथन है। डिटेल में मैं आपको एप्लीकेशन पे सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएंगी चीज़ें, आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि वैसे व्याकरण जो है आपकी इतनी डीपली भी नहीं पूछी जाती है। जो अगर वो जो डीप तो आपके अदर जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा डीप पूछी जाती है, जैसे आपके दिल्ली यूपी पुलिस का हो गया है ना, पुलिस वगैरह का, या टीचिंग के अदर एग्जाम्स हो गए जैसे बीपीएससी की करो, तो उनमें ज़्यादा डीप पूछा जाता है। यहाँ पर पैसेज में आपका पैसेज आता है और पैसेज से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कैसे, देखो आपको जो व्याकरण का पोर्शन है, आपके पास दो लैंग्वेज होती हैं। एक होती है आपके पास कोई भी दो लैंग्वेज, या तो आपने इंग्लिश या हिंदी ली होगी, या हिंदी या संस्कृत ली होगी। तो लगभग व्याकरण से आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका केवल व्याकरण से बनते हैं। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके केवल और केवल व्याकरण से बनते हैं। तो और व्याकरण कैसी आती है भाई? देखो आपका 30 नंबर का, यानी 1 नंबर की 15 नंबर का एक और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, ये मिलाकर आपके टोटल 30 नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें 1 नंबर मतलब 15 नंबर का आपका एक पैसेज होता है, 2 पैसेज 15 नंबर के आपके होते हैं। उसमें भी आपकी 3 से 4 नंबर की पैसेज में एक व्याकरण आ गई। फिर जब आप दूसरी लैंग्वेज लेते हो तो उसमें भी आपके वही अपना 3 से 4 नंबर की व्याकरण होती है। अब उसमें पूछा क्या क्या जाता है, अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं उपसर्ग, जो आपका व्याकरण में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उपसर्ग। तो भाई उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो उपसर्ग सभी जानते हैं, आपके उपसर्ग प्रत्यय तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चले बहुत बढ़िया। कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में लगेंगे, उपसर्ग कब लगते हैं? आरंभ में लगते हैं, और वो अर्थ उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसके अर्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारा कोई मूल शब्द है, ये हमने जय लिया, जय के आगे हमने परा उपसर्ग लगा दिया, तो मतलब अगर जय का अर्थ पर जाए तो जय का अर्थ होता है विजय, अगर जय के शाब्दिक अर्थ पर जाए तो हमारा हो जाता है विजय। पर जब हमने परा उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका हो गया पराजय, यानी हार। अब इसके मूल अर्थ में परिवर्तन आया या नहीं आया? जैसे हार शब्द है, हार के हम, हार का मतलब होता है अपना या एक तो मतलब ये वाली हार हो जाती है। ठीक है, हारना, डिफीट जिसको कहते हैं, और हार आपका जो गले का हार होता है, गले का हार उसको भी कह देते हैं। ठीक है, आभूषण जो होगा। अब हार के आगे हमने कुछ भी उपसर्ग जोड़ा तो ये उपसर्ग अपने आप में इनका कुछ अर्थ नहीं होता, उपसर्ग को हम अव्यय भी कहते हैं। तो उपसर्ग का स्वयं में अलग से ये कुछ अर्थ नहीं देते, ये लग के जुड़ के कुछ ना कुछ अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वी और हार तो बन गया विहार। और हमने करा जैसे निराहार, निरुपसर्ग लगाया तो बन गया हमारा निराहार। हार में निरुपसर्ग लगा दे निराहार, जिसका अर्थ है कि बिना खाए पिए, खाली पेट जिसको कह दे। निराहार, जिसने आहार को खाया ना हो वो निराहार है ना, निराहार हमारा शब्द है। और प्रहार, अब हार के आगे हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो इसका हो जाता है आक्रमण करना। तो ये हमारे उपसर्ग की विशेषता होती है, जो शब्द के आरंभ में लगकर भाई उनके अर्थ में विशेषता ला दे, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब कुछ आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग, सारे तो नहीं बताए जाएंगे पर लगभग ऐसे आप पहचान कर सकते, जैसे अधि, ये क्या है? एक उपसर्ग है। प्रति, अति, उप, प्र,
परि, सम, निर, दुर। ये निर, ये जो उपसर्ग है ना, इनके नीचे हलंत लगा लेना। जैसे निर मतलब र आधा होता है, चाहे दुर उपसर्ग हो, दुस उपसर्ग हो, इनका र आधा ही आपका होता है। ठीक है भाई। जैसे उत और अभी, ये सभी क्या है आपके उपसर्ग है। और भी बहुत सारे उपसर्ग आपने पढ़े होंगे। तो जैसे अधि उपसर्ग की, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा अध्यक्ष, तो बताओ अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, मैंने लिखा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में बताओ कौन सा उपसर्ग होगा। मैं आपके सामने लिख देती हूं कि व्यर्थ, व्यर्थ में बताओ कौन सा उपसर्ग होगा। थोड़े से कठिन से शब्द होंगे पर आपको पहचान करने हैं। ठीक है, और मैं आपके सामने लिख देती हूं अन्वेषण, बताओ कौन सा उपसर्ग होगा। कुछ तो शब्द ऐसे हम देखते ही पहचान जाते हैं ना, कुछ शब्दों को हम देखते ही पहचान जाएंगे भाई, पहले स्टार्टिंग में लगे हैं। जैसे पराजय में परा उपसर्ग है, विहार में वी उपसर्ग है। तो अब इनमें बताओ, इनमें कौन सा उपसर्ग होगा। जैसे अत्याचार, कौन सा उपसर्ग होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, अधियक्ष, अनु, प्रति, हाँ बिल्कुल सही। चलो अब मैं एक बार बताऊं। जैसे अध्यक्ष, इसमें क्या है, इसमें आपका अधि उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में क्या है, प्रति उपसर्ग है। और ये जो व्यर्थ है, इसमें क्या है, इसमें आपका वी उपसर्ग हो जाएगा। अन्वेषण में क्या है, इसमें अनु उपसर्ग है। अत्याचार में क्या है भाई, इसमें आपका अति उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इनमें लगभग सब में क्या है, यण संधि है आपकी। अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो ये यण संधि का उदाहरण है आपका। ठीक है, चलिए एक और इसमें मैं मतलब छोटी सी चीज आपको बता दूं। जैसे मैंने ये सारे शब्द लिखे, जैसे लिखा अध्यक्ष, ठीक है, और एक हमने लिख दिया अधिवक्ता। दोनों में क्या है आपका अधि उपसर्ग है, दोनों में क्या है, अधि उपसर्ग है। एक हमने लिखा जैसे अत्यंत, और एक हमने लिखा कि अतिक्रमण। इसमें क्या है भाई, इसमें आपका अति उपसर्ग है। ठीक है, और हमने लिखा जैसे विपरीत नहीं, विपरीत नहीं, विचरण, और हम लिख देते हैं व्युत्पन्न। इसमें क्या है, इसमें आपका वी उपसर्ग है। ठीक है, और फिर मैं लिख देती हूं जैसे प्रत्येक, और यहां प्रतिदिन। दोनों में ही क्या है आपका प्रति उपसर्ग है। जैसे अन्वय, और क्या अनुदिन, दोनों में ही क्या है आपका अनु उपसर्ग है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया मैंने, व्यर्थ, अन्वेषण, अत्याचार। ठीक है, अब देखो, अब आपको पहचान कैसे करनी है। ये तो जो इधर वाले शब्द हैं, इनको तो हम देखते ही पहचान गए भाई, इसमें अधि उपसर्ग है ना, इसमें तो अधि उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें प्रति है, और इसमें अनु उपसर्ग है। ठीक है, पर अब ध्यान देना कि जब भी आपको संयोग में कोई भी आधा अक्षर दिखेगा, एक तो ये है आपके यण संधि के, जैसे ध के साथ में य आपको दिखाई दे रहा है ना, ध के साथ में य आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा कि ध को तो पूरा, जो आधा वर्ण है आधे वर्ण को पूरा लिख दो, है ना। जैसे अध्यय है ये आपका, ठीक है, अध्यय लिखा हुआ है, तो ध के साथ में जो आधा वर्ण है, ये जो आधा वर्ण है इसको तो पूरा लिख देंगे, और य की जगह हम ई की मात्रा आपको चढ़ा देनी है, और हमारा शब्द मतलब आपका उपसर्ग बन जाएगा। अगर आपको मतलब ये भी नहीं पहचान कर पा रहे हो कि भाई ये उपसर्ग क्या बनेगा, अगर अध्यय यानी इस तरह से आपको शब्द आरंभ में दिख जाए, तो आपको क्या करना है, पहला शब्द ज्यों का त्यों लिख दिया। जो आधा अक्षर है, ये वाला जो हमारा आधा अक्षर है, इसको हम पूरा अक्षर बना देंगे, और य की जगह ई की मात्रा चढ़ा दी, तो आपका बन जाता है अधि उपसर्ग। सेम यही प्रोसेस, जैसे आपका अत्यय लिखा हुआ कहीं आ गया, तो आपको क्या करना है कि य के संयोग में जो भी आधा वर्ण आपका होगा, य हो या फिर वह हो, य हो या वह हो, तो य के संयोग में जो भी आधा अक्षर होगा उसको पूरा लिखकर य की जगह पर ई की मात्रा चढ़ा देनी है, तो आप अपना उपसर्ग निकाल लेंगे। तो जो भी आधा अक्षर है उसको पूरा लिख देंगे, और य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देंगे। ठीक है,
और जैसे ये है व्युत्पन्न, अब यहाँ पे आ गया भाई व के, यानी य के साथ में वह के साथ में आपका यह आ गया व्युत्पन्न। इस तरह से व्यय है शुरू का शब्द, तो क्या करना है हमें, क्या करना है, इसका भी वही वह जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिख दो और यह की जगह ई की मात्रा चढ़ा दी, तो हमारा उपसर्ग निकल गया वी उपसर्ग। ठीक है, और फिर आगे देखो, जैसे ये था आपका प्रत्येक या प्रतिदिन, तो यहाँ है आपका प्रत्यय। पहला शब्द देखा, नहीं समझ आ रहा कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये ट्रिक अपनाई कि पहला शब्द तो लिखना ही है, जो दूसरा आधा है उसको पूरा लिख के यह की जगह आपको ई की मात्रा चढ़ा देनी है। केवल इतना ध्यान देना है कि यह की जगह आपको ई की मात्रा चढ़ा देनी है और आप अपने उपसर्ग को पहचान पाएंगे। इसी तरह से अन्वय और अनुदिन, इसमें क्या है अन्वय, आपने क्या करा अन्व ये कर लिया। अब ये जो वह है, वह की जगह आपको क्या करना है, वह की जगह ऊ की मात्रा चढ़ानी है। ठीक है, वह की जगह आपको क्या करना है, ऊ की मात्रा चढ़ानी है, हमेशा ध्यान देना। पर ये जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिख देने हैं, जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिख के वह की जगह आपको ऊ की मात्रा चढ़ानी है। केवल इतना आपको ध्यान देना है कि यह आएगा तो यह की जगह ई की मात्रा चढ़ानी है, और अगर वह आएगा तो वह की जगह उसी अक्षर पर ऊ की मात्रा चढ़ा देना और आपका उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है भाई। मनीष वर्मा मैम, अनौपचारिक में उपसर्ग क्या होगा? देखो अनौपचारिक में क्या होगा, अन उपसर्ग होगा, अन और उपचार और इक, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द मिले हुए हैं। अनौपचारिक जो है इसमें अन उपसर्ग है, उपचार मूल शब्द है, इक प्रत्यय है आपका। इसका पूरा विग्रह अगर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक, इस तरह से ये आपका पूरा विश्लेषण है इस शब्द का। अन उपचार इक, तो इसमें अन उपसर्ग है। जैसे आपके कुछ और भी उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से, मतलब जो कुछ हिंदी के हो जाते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं जैसे अनबन, अनबन में क्या है, अन उपसर्ग है। ठीक है, बेधड़क, बेधड़क, इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई, इसमें आपका बे उपसर्ग है, इसमें आपका क्या है, अन उपसर्ग है। और बताओ हिंदी के और क्या क्या उपसर्ग हैं। एक और है जैसे उल्लेख, आपके समक्ष एक शब्द आता है उल्लेख। ठीक है, मैं लिख रही हूं, बहुत सारे 4-5 शब्द लिखूंगी, आपको पहचान करने हैं। उन्मुख, ठीक है, और क्या है, उच्छ्वास, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाओ भाई, उच्चारण, उन्नति। इनमें बताओ क्या उपसर्ग होगा आपका, इन सब में कौन सा उपसर्ग आपका होगा? बिल्कुल, जैसे बेईमान मोना ने कहा तो बेधड़क, इसके साथ साथ क्या बेईमान, इसमें भी क्या है आपका बे उपसर्ग है। ठीक है भाई। हाँ, तो इसमें क्या है, डब्ल्यू चौहान ने बताया उत नीलम प्रजापति, बहुत बढ़िया, क्या है भाई उत उपसर्ग है। इन सभी में क्या है, आपको शब्द तो अलग अलग दिखाई दे रहे, कहीं ल है, कहीं न है, कहीं च है, कहीं न है, तो इन सभी में क्या है आपका उत उपसर्ग लगेगा। क्या होगा, उत उपसर्ग लगेगा। जैसे उत और लेख को मिलकर बन जाता है हमारा उल्लेख। ठीक है, उत और मुख को मिलकर बनेगा हमारा उन्मुख। ठीक है, उत और श्वास, उत और श्वास, इसको मिलकर बनेगा हमारा उच्छ्वास। अगर आपने संधियां भी बहुत ध्यान से ढंग से पढ़ी होंगी तो आप उपसर्ग की भी पहचान कर लोगे आराम से। ये किस संधि का उदाहरण है, ये सभी हमारे जो उपसर्ग है एक तरह से व्यंजन संधि के उदाहरण है ये सभी, क्योंकि व्यंजन संधि हल संधि को कहते हैं, और जहां अंतिम वर्ण आपका हल होगा, हलंत होगा, वही तो हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी भाई, या नहीं कहलाएगी, है ना। जैसे उच्चारण, ये क्या है, उत उपसर्ग है इसमें, और चारण ये हमारा शब्द है, इससे मिलकर बन जाता है उच्चारण। उत और नति, उन्नति। ठीक भाई, तो इस तरह से, एक तरह से इनमें सभी में उत उपसर्ग है, और ये संधि का भी उदाहरण हो सकता है आपका, व्यंजन संधि का उदाहरण ये हो सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ और शब्द लिख देती हूँ आपके सामने, पहचान करो। जैसे अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग होगा, बताओ जल्दी। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, अब मुझे बताओ अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग होगा। अभ्युदय, ठीक है, सुधा यादव, स्पीड बढ़ाइए मैम प्लीज। अच्छा जी, अभी तो स्टार्टिंग ये करे, स्पीड बढ़ा दो मैम, 1 घंटे में सब करवा दो। अच्छा जी, मतलब अब मैं तुम्हारे अनुसार चलूं भाई, सबके अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा रिवीजन भी करना है चीजों का। तो अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है हमारा, बिल्कुल देखो क्या बताया था मैंने, भय के साथ में यह आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यह के साथ में कोई भी आधा अक्षर आपको दिखाई देगा
तो उसको पूरा कर दो और य की जगह ई की मात्रा चढ़ा दो, तो हमने पहचान कर ली इसमें अभी उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा है? अभी उपसर्ग है। चलिए, तो उपसर्ग की इतनी सी बात है, समझ में आई या नहीं आई? सही है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम अपने उपसर्ग की पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे उपसर्ग है, जैसे सम से सम्मुख, अभी से अभ्युदय, निर से निराकार, दुर से दुर्जन, इस तरह से। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय किसको कहते हैं? तो प्रत्यय भाई वे शब्दांश जो किसी धातु या सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए। क्या कहा है? जो किसी धातु या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं भाई? अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे धर्म, एक, धार्मिक, गुरुत्व, गुरुत्व, ये हमारा प्रत्यय कहलाता है। ये चीज सभी को क्लियर है, जानते हैं सभी आराम से कि भाई उपसर्ग तो हमारा आरंभ में लगता है और जो प्रत्यय है वो हमारे अंत में लगते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आगे तो प्रत्यय कौन कौन से हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जिनका हम प्रयोग करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जैसे अक, ये हमारा प्रत्यय। तो लेखक, गायक, पोषक, रक्षक, इन सभी में क्या है? आपका अक प्रत्यय है। ठीक है, फिर है आवट, जैसे कड़वाहट, सजावट। अक्कड़, जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, इन सब में क्या है? अक्कड़ प्रत्यय। ईय, जैसे भारतीय, राष्ट्रीय। आलू, जैसे कृपालु, दयालु। ईयल, जैसे मरियल, सड़ियल। इक, जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक। इमा, जैसे लालिमा, गरिमा। गी उपसर्ग प्रत्यय, जैसे जिंदगी, सादगी, मर्दानगी। तो इस तरह से हम अपने प्रत्यय की पहचान करेंगे। और कुछ शब्द आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें उपसर्ग भी आपको साथ में दिखते हैं और प्रत्यय भी साथ में मिलते हैं। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा ना कि मैम औपचारिक में कौन सा उपसर्ग होता है और कौन सा अनौपचारिक, जैसे आपने मेरे से अभी पूछा एक ने अनौपचारिक। तो कुछ शब्द ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि उसमें उपसर्ग भी आपको दिखाई देंगे और प्रत्यय भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें अन उपसर्ग लगा है आपका, और क्या उपचार तो मूल शब्द है ही, और एक प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बन जाता है अनौपचारिक। जैसे आध्यात्मिक, एक शब्द है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में बताओ क्या इसकी व्युत्पत्ति आपकी बनेगी, इसका विग्रह कैसे कैसे करोगे? तो आध्यात्मिक में आपका क्या है? अधि तो उपसर्ग है। ठीक है, आत्मा शब्द है और इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय है, आध्यात्मिक, अधि आत्माइक। ठीक है, इस अधि उपसर्ग है, आत्मा एक, अध्यात्म, अधि आत्म। इस तरह से आपका शब्द बन जाता है। चलिए, अब मैंने पता है साथ में ये हो गया, इतनी ही चीजें हमें शॉर्टली रिवीजन करनी है। तो आपको क्या करना होगा? अब मैं साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने साथ में लगा दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो कुछ 4 से 5 मैंने उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न भी लगाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बताओ, अब अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा। बताओ भाई, अकर्मण्यता शब्द है, इसमें मूल शब्द और उपसर्ग क्या होगा? सड़ियल मरियल कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर परिवार में कोई ना कोई तो होता ही है। कहते हैं ना किसी को चिढ़ा के है भाई मरियल सी है, ये तो कतई, जैसे मुझे भी चिढ़ाते रहते हैं परिवार में सब, मरियल सी है कतई, कुछ खाती पीती ना हो कैसे। हाँ भाई बताइए इसका उत्तर। वन का क्या जवाब दिया है? शुभी गौतम ने वन का सी। विनीत कह रहे हैं बी। सी ज्यादातर सी दे रहे हैं, अक और कर्मण्यता। अच्छा जी, जो सी दे रहे हो एक बार आ जाओ इधर। अब देखो क्या कहा, अकर्मण्यता में मूल शब्द और प्रत्यय है। अक प्रत्यय नहीं है भाई, इसमें है हमारा प्रत्यय, इसमें मूल शब्द एवं उपसर्ग पूछा है। ठीक है, अगर इसका आ जाए कर्मण्य, मूल शब्द होता है कर्म। ठीक है, मूल शब्द होता है कर्म। अगर जाए तो इसमें कर्म में अ उपसर्ग लगा है, कर्मण्यता हमारा शब्द है, कर्मण्यता हमारा शब्द है। अगर विकल्प में क्या होता, साथ में प्लस कर्मण्य और ता, ये भी होता, कर्मण्य करके और साथ में ता कर देते तो भी ये वाली कंडीशन हमारी सही होती। लेकिन कहीं भी ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, तो इसमें क्या है भाई हमारा अकर्मण्यता। इधर एक शब्द है और उसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है। इन्होंने पूछा है मूल शब्द और उपसर्ग पूछा है, इसलिए तो इसमें अक तो कहीं भी नहीं है, ए कर्म भी नहीं है, अक उपसर्ग भी नहीं है, इसमें क्या है हमारा ए उपसर्ग है। अच्छा, जो तुम सी लगा रहे तो यहाँ अक के बाद तुमने कर्मण्य क्यों लगा दिया, ये भी तो देखो। अगर तुम अक लगा रहे हो तो फिर मण्यता बचता है,
फिर क्या बचता है, मन्यता। तो यहाँ कर्मण्यता भी लगा दी और अक उपसर्ग भी लगा दी। बहुत तेज हो रहे हो तुम तो दो कै थोड़ी है शब्द में क्या है हमारा, एक कै है। तो न अकर्मण्य है क्योंकि ता इन्होंने लगाया। इस तरह से आप ऑप्शन को थोड़ा सा एल्यूमिनेट किया करो कि भाई अकर्मण्य और ता तो प्रत्यय है, लेकिन हमसे पूछा है उपसर्ग क्या होगा, है ना। तो इसलिए हमने ये गलत कर दिया क्योंकि ये ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आगे अकर्मण्यता। ठीक है भाई, ये हमें सही सही सा लग रहा है, लेकिन आगे और जाके देखते हैं। अक और कर्मण्यता, अक यहाँ लग गया तो कर्मण्यता का कै क्यों लगाया है, नहीं लगा सकते, तो ये भी गलत है ना। अकर्म और अन्यता, अन्यता क्या कोई शब्द होता है, कोई ऐसा शब्द नहीं है, सार्थक शब्द होगा। बाद में क्या है, कोई सार्थक शब्द ही जोड़ते हैं, अन्यता का कोई अर्थ नहीं होता। तो ए उपसर्ग है और कर्मण्यता मूल शब्द आपका हो जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, कि इच्छा में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, बताओ। इच्छा में इक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा, ध्यान से लगाना। अब सारे प्रीवियस ईयर के लगवाए लेके आई हूं मैं आपके क्वेश्चन। होशियार तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हो तुम, खैर इसमें कोई दोहराया नहीं है। हाँ चलो, सबने सबसे पहले बताया था, सी लगाया था सबने। चलिए, इसका क्या है, बी जवाब दे रहे हैं कि इच्छा में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, हमारा बिल्कुल सही जवाब की क्या बनता है, ऐच्छिक बनता है। क्या बनता है, ऐच्छिक बनता है। कभी भी ध्यान देना, जब भी आप किसी शब्द के लास्ट में इक प्रत्यय लगाओगे तो जो पूर्व वाला शब्द है, यानी देखो जैसे समाज शब्द है आपका, समाज शब्द है, इसमें जब इक लगाएंगे तो क्या हो जाता है, हमारा बन जाता है सामाजिक। क्या बनेगा, सामाजिक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहां इक प्रत्यय हम लगा रहे हैं, एक प्रत्यय तो लास्ट में लग रहा है, लेकिन जो पहला वाला शब्द है ना, पहला वाला वर्ण है, उसमें वृद्धि हो जाती है। जो पहला वर्ण है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे समाज से सामाज हो गया, जैसे अध्यात्म था, हम गए अध्यात्म में। ठीक है, अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाया, तो अब क्या करेंगे, अ है, ए को आ, वृद्धि हो जाएगी तो बन जाता है आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। इसी तरह से इच्छा था आपका, इच्छा, और इच्छा में एक प्रत्यय लगा दिया तो ई को क्या वृद्धि होती है, आई हो जाती है। ई को क्या होती है हमारी, आई हो जाती है और शब्द बन जाता है ऐच्छिक। तो हमेशा जब भी इक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा जो पहला शब्द है, पहला वर्ण है, उसमें आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इक तो है ही, अंत में लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा पहला शब्द है उसमें भी परिवर्तन होने दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे आप आए थे उपचार, है ना, उपचार में आपने इक प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा भाई, उपचार में एक प्रत्यय लगाया। जैसे अनौपचारिक था तो उपचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ऊ को औ वृद्धि हो जाएगी और बन जाएगा औपचारिक, औपचारिक। ठीक है, इस तरह से जब भी हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो जो आपका पहला शब्द है उसमें वृद्धि हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट, अव्यवस्थित में प्रत्यय है, क्या पूछा है, प्रत्यय है, बताओ कौन सा है, अव्यवस्थित। चलिए बताइए जल्दी, अव्यवस्थित में आपका क्या प्रत्यय होगा, बहुत जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर आगे भी बढ़ना है। डी जवाब दे रहे हैं, देखें इत, बहुत सही बहुत सही। चलो डी ही है सभी का जवाब, कोई अलग नहीं। अरे ये कौन है, अंकिता, अंकित सिंह है जो दे रहे हैं सी जवाब, या ए, शायद ए दिया है भाई। उपसर्ग नहीं पूछा, अंकित ने उपसर्ग सोच के ये ए दे दिया। उपसर्ग नहीं पूछा, क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है, इसलिए गलती करने से बचा करो। जो पूछा है वो पढ़ा करो बार बार, कि उन्होंने पूछा है प्रत्यय क्या है, तो ये आप बता दिए उपसर्ग, इसमें है प्रत्यय इत। अगर उपसर्ग पूछता, ऐसे पूछता कि कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय, अगर इसकी पूरी पोस्टमार्टम किया जाए तो ये बनता है अव्यवस्था, और इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी शब्द कैसा है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब केवल हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि भाई प्रत्यय बता दो, तो प्रत्यय तो केवल और केवल इत बचता है या नहीं बचता। ठीक है भाई, तो इसका डी ऑप्शन सही। इनमें से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है, बताओ, इनमें से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है। देखिए, प्रवाह, प्रत्येक, प्रत्याचार, प्रमोद, किसी एक में
प्रउपसर्ग नहीं है। अच्छा मोना कह रही मैम आप मेरी नींद ले लो कुछ समय के लिए, हम खुद अपनी नींद से परेशान है, तुम और दे दो। ठीक है प्रदीप जी, 1 बजे हिस्ट्री की क्लास है, विशेष ध्यान दीजिए। देंगे, आपकी समय से खत्म कर देंगे, ज्यादा समय की नहीं है, जल्दी आपकी कम से कम 2 घंटा भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बने रहो बस बिल्कुल आराम से, तल्लीनता से, अच्छे अच्छे जवाब देते हुए। 4 का दे रहे हैं बी। अच्छा जी, सी भी दे रहे हैं, अभी भी कुछ जो है गलत भी दे रहे हैं। भाई जो बी दे रहे हैं वो सही जवाब है। प्रत्येक में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था भाई, त के संयोग में यानी य के साथ कभी भी छोटा अक्षर दिख जाए तो देख लेना आपका क्या बनेगा, प्रत्यय है तो बना देना, प्र साथ में लिख दो, तय को पूरा करके य की जगह ई चढ़ा दो। ये तो प्रति उपसर्ग है या नहीं है, प्रति और एक मूल शब्द है, इसमें तो प्रति उपसर्ग है, तो ये नहीं है, मतलब ये ही है। इन्होंने पूछा क्या नहीं है, ये गलत है, तो इसलिए यही सही है, बाकी सभी में आपका प्र उपसर्ग है, बाकी सभी में प्र उपसर्ग है। ठीक है, चलिए, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या होगा। हाँ, अब इन्होंने वो वाली बात पूछी है जो अब तक पीछे मैं आपको बताती आ रही थी कि इसमें उपसर्ग भी पूछ लिया है और प्रत्यय, तो बताओ इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का क्या संयोग होगा, जल्दी। हाँ भाई जल्दी जल्दी प्रश्न नंबर डाला करो भाई साथ में, है ना, जब मुझे जवाब दिया करो। मोना ने कहा है 5 का बी कि निर्बलता। अच्छा जी, और चलो भाई सभी सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ क्या है आपका, देखो ये क्यों नहीं हो सकता, निर्बलता पहला भी सही है, पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रे के नीचे क्या है, हलंत नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि रे हमारा आधा होता है, इसलिए ये भी गलत। इसमें भी नहीं लगा हुआ है रे के नीचे हलंत, इसलिए ये भी गलत, और इसमें भी रे के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, ये भी गलत, और साथ में क्या है, पहले हमने उपसर्ग देख के ही गलत कर दिए अपने 3 तो, ठीक है, 3 तो उपसर्ग देख के ही गलत कर दिए हैं, बाकी प्रत्यय भी देखते तो भी गलत कर देते, तो इसलिए यहाँ क्या निर उपसर्ग है, बल शब्द है, ता प्रत्यय है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही भाई। ठीक है, चलिए लास्ट इसका उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न है, उसके बाद अपना अगला टॉपिक कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, बताओ किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, बताओ जल्दी। किस शब्द में है दोनों, जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो एक बार सभी। हाँ भाई 6 का दिया है डी, बिल्कुल सही जवाब भाई। इसमें क्या है, ए उपसर्ग है, मूल शब्द है सफल, और प्रत्यय है आपका ता। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है भाई, संज्ञा। संज्ञा का टॉपिक भी आपका कई बार इससे भी प्रश्न बनते हैं, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या है भाई ये संज्ञा, संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं, विकारी किसको कहते हैं भाई, जिनमें परिवर्तन किया जा सके, वे शब्द जिनमें लिंग वचन विभक्ति के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाता है। और विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे 4 विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। भाव स्थान अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। वस्तु का नाम जैसे मेज, फूल, कार, हल, मोबाइल आदि ये वस्तुओं के नाम हैं। प्राणियों के नाम जैसे गाय, भैंस, मोर, हाथी, शेर, मच्छर आदि। स्थान के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांव, शहर या देश आदि। और भाव के नाम जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता, दयालुता, महंगाई आदि, ये सभी क्या है, भाव हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी हमारी संज्ञा कहलाती हैं। और संज्ञा के भेद कितने, 5 होते हैं। आपसे परीक्षा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इन्होंने तो हाँ 5 हैं संज्ञा के भेद। परीक्षा में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई संज्ञा के कितने भेद है, इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, ना ये पूछा जाएगा कितने भेद होते हैं, आपसे केवल सीधा सीधा कोई वाक्य या कोई शब्द पूछ लिया जाता है, पैसेज से ही उठाकर पूछा जाता है, कोई अलग से नहीं पूछते कि आपके पैसेज में ही वो शब्द आया होता है, और पैसेज में ही आप क्या संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर आप अर्थ तक भी पहुंच जाते हैं, उत्तर तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपसे कोई वाक्य पूछ लेंगे और इसमें बताओ कौन सी संज्ञा है, या फिर ये शब्द कैसा है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया का है। ठीक है,
तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे आप किसी व्यक्ति या प्राणी या स्थान का नाम का बोध होगा, किसी भी प्रॉपर वस्तु के नाम का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे भारत क्या है? एक देश है, देश का नाम है। अगर देश कह दे तो सभी देश आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो मतलब वो वस्तुएं जो संसार में केवल एक है अपने आप में, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जैसे गंगा, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। और नदी कह दिया तो वो आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। आपका खुद का सभी का नाम, जैसे शिखा है, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिखा अपने आप में एक अकेली अनोखी है ना। जैसे आप सभी का नाम है, कोमल हो गई, दिव्या हो गई, संजू, तो ये सभी क्या है? अपने आप में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिखाते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? कि जिससे एक जाति का बोध होगा, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी, नदी अब ये क्या है? एक जाति का बोध करवा रही है यहाँ पर। पर्वत, पर्वत क्या है? एक जाति का बोध करवा रहा है, ठीक है। और क्या है? गाय, गाय एक जाति का बोध करवाती है। ये सभी जाति, देश कह दिया है ना, गाय कह दिया, ये सभी एक जाति का बोध करवाते हैं, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। पर्वत में अगर हमने कह दिया भाई हिमालय, क्या कह दिया? हिमालय, तो ये क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, और जातिवाचक वो कि जिसके जैसे अन्य भी और हो, वो आपकी जातिवाचक हो जाती है। भाववाचक क्या है? हमारी भावनाएं, फीलिंग्स जिसको कहते हैं। जैसे ममता क्या है? भाव है। प्रेम या प्यार क्या है? भाव है। बुढ़ापा क्या है? भाव है। तो ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो भाव के अंतर्गत आ जाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो आपकी धातु वगैरह हो जाती हैं, धातुएं, सोना, चांदी आदि, है ना, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती हैं। धातु, अधातु, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कैसे? भाई जैसे जिसमें समूह का बोध होगा, जैसे सेना हो गई आपकी, ठीक है। और क्या? समूह, सेना, गुच्छा, सभा, तो ऐसी चीजें जिससे हमें किसी समूह का बोध होगा, भीड़ का बोध होता है, ठीक है। मेला, मेला क्या है? ये समूह का बोध कराता है। मेला क्या भाई? ये समूह का बोध कराता है। तो ये आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। चलिए भाई, इतना पढ़ लिया हमने अपना समूह संज्ञा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि सर्वनाम किसको कहते हैं। अब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे, और सर्वनाम के कितने भेद है भाई? हमारे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक के आधार पर हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और कुल सर्वनामों की अगर संख्या पूछी जाती है तो 11 होते हैं, लेकिन परीक्षा में आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा भाई कुल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये भी नहीं पूछा जाएगा, केवल ये याद कर लेना भाई पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के ये भेद है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे 3 प्रकार से विभक्त होगा, ये आपका एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष करके, तो वो भी याद नहीं करना। आप केवल क्या याद कर सकते हैं, जैसे मैं, ये क्या है? प्रथम पुरुष का, कि मैं घर जाता हूं। वह, तुम, आप, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के, कि आप क्या कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी की तरफ हम निश्चय पूर्वक संकेत करके कहते हैं ना कि भाई वो मेरी कार है, यह मेरा पेन है, तो निश्चय पूर्वक किसी वस्तु की तरफ संकेत करके कह देते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये, यह और वह, ये भी आपके किस में आ जाते हैं? ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे कि जहां किसी की भी अनिश्चितता का हमें ज्ञान न हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई या कुछ कह दो, कि कोई पानी दे दो, कुछ खाना दे दो, कोई आया है, ठीक है भाई। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या आदि, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं जब प्रश्न किया जाए। संबंधवाचक जब संबंध बताया जाए कि जो सो करके, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तैसे, ये सभी क्या है? हमारे संबंध को बताते हैं, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजता का बोध हो, जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, इस कार्य को मैं खुद कर लूंगा, या मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, तो ये क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो ये आपके सर्वनाम भी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? कि किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
गुण दोष संख्या परिमाण रंग आकार रूप दशा आदि बतलाएं, उसे क्या कहेंगे भाई, उसको विशेषण कहेंगे। कि किसी की भी विशेषता बताई जाए कि वह बहुत सुंदर है, वह छोटा है, वह नाटा है, वह लंबा है, ठिगना है, मोटा है, आकार रूप रंग गुण आकार जो भी है वो सभी किस में आएंगे, वो आपके विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये भी आता है भाई विशेषण और विशेष्य क्या होता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से ये बताओ विशेषण और विशेष्य क्या है, तो हमें ये भी जानना आवश्यक है भाई विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं, तो विशेष्य कहते हैं कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी विशेषण कहेंगे कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु जो होगी वो विशेषण हो जाएगा। हमेशा जब विशेषण दिया जाता है किसी का, तो वो किसी भी प्रसिद्ध वस्तु से ही उसकी तुलना की जाती है। कोई भी प्रसिद्ध वस्तु होगी वो आपके विशेषण के अंतर्गत आएगी, यानी और विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य होगा। कैसे होगा ये भी बता देते हैं, बतलाई जाए वो आपका विशेषण कहलाता है भाई, जाए। जैसे अभी आपके सामने मैं एक वाक्य लिख देती हूँ और इससे आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, ये ही सबसे पहले ही कहेंगे। मैम इसी यही सेंटेंस क्यों लेता है हर कोई जब पढ़ाता है, पता नहीं क्यों यही रटा हुआ है, चंद्र के समान सुंदर है भाई, या चंद्र के समान है, ये कर देते हैं। तो यहाँ विशेषण यानी विशेषता किसकी बतलाई जा रही है भाई, विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है सीता की, है ना। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, सीता की। तो ये क्या है, सीता नहीं सॉरी सीता के मुख की, सॉरी विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, सीता का मुख, यानी मुख की विशेषता बतलाई जा रही है। तो मुख क्या हो गया, मुख हो गया है विशेष्य। ठीक है, मुख हो गया है विशेष्य, और विशेषण क्या है, चंद्रमा से तुलना की गई है, चंद्रमा से तुलना की गई है भाई, चंद्र के समान है। तो ये क्या हो गया उसका, ये हो जाता है विशेषण, ये क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। कह दिया भाई सफेद गाय चर रही है, तो सफेद गाय में गाय क्या है, गाय आपका विशेष्य है। ठीक है, गाय क्या है, विशेष्य है, और सफेद क्या है, ये विशेषण है। काली भैंस, भैंस क्या है, विशेष्य हो जाएगा, और काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लंबा आदमी, आदमी क्या है, विशेष्य है, और लंबा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण और विशेष्य में फर्क कर लोगे अब या नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण भी हमारे चार भेद होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, कि जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप रंग का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ताजमहल क्या है, एक सुंदर इमारत है, तो ये इसके गुणवाचक विशेषण हो गए। सुंदरता क्या है भाई, गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं वो संख्यावाचक। जैसे हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 200 क्या है, ये विशेषण है, संख्या से हम उसका विशेषण बता रहे हैं। ठीक है भाई, आगे जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताएंगे वो आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, तो आधा किलो क्या है, ये आपका विशेषण कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, और कैसा, परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा का। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। चलिए धनंजय कुमार, विशेषण तो हमेशा आगे रहता है ना, पीछे क्यों बताएं, चंद्र के समान मुख है, वो आगे आपको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। विशेषण आगे भी लगता है पीछे भी लगता है। विशेषण में प्रविशेषण भी होता है आपका, वो आपके विधेय विशेषण हो जाते हैं ना, आप विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण, ये विशेषण के भेद प्रभेद में आप चले जाएंगे। ऐसा नहीं है विशेषण आप आगे ही लगाओगे, नहीं पीछे भी लगा सकते हो, है कि सीता जो भी मतलब सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, या चंद्र मुखी है वो, इस तरह से। तो विशेषण क्या है भाई, आपके आगे भी लग जाएंगे पीछे भी, ऐसे कुछ नहीं है कि वह बहुत तेज सीता तेज दौड़ती है या वह तेज दौड़ता है, इस तरह से कहीं भी लग सकता है। परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा, अच्छा अब सार्वनामिक विशेषण पर आए। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम
यानी जिन सर्वनाम का प्रयोग हम विशेषण की तरह करते हैं तो वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। भाई सर्वनाम आपने पढ़े कि सर्वनाम किसको कहेंगे, जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं। तो यह, वह, ये क्या है, सर्वनाम है ना। ये, वे, तुम, आप, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। पर जब ये एक विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो ये हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भाई, जैसे वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। अब यहाँ संज्ञा क्या है, आदमी एक संज्ञा है, तो जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है एक तरह से वो विशेषण हो गया। हमने कहा वह आदमी, तो ये विशेषण हो गया है। ठीक है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो वह क्या है, ये सर्वनाम है और ये आदमी की विशेषता बतला रहा है। हमने किसी भी आदमी की बात नहीं करी, केवल एक निश्चित आदमी की बात करें कि वह आदमी जानता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। चले भाई, विशेषण आ गए समझ में या नहीं आया। अब आपके सामने आ जाते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित कंबाइंड एक आपका प्रश्न जो आए हुए हैं। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हो तुम, अब पढ़ लो इधर। अब इसका मुझे बताओ, इसका क्या होगा। साहस शब्द कैसा है, इसमें आपके संज्ञा के भी क्वेश्चन है, सर्वनाम के भी मिलेंगे आपको और विशेषण के भी, जो आए हुए प्रश्न है आपके। कौन सा होगा, वन का दे रहे हैं बी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। साहस शब्द लेते आना बी, हाँ बहुत बढ़िया। क्या है, भाववाचक संज्ञा। साहस क्या है, ये भाव को दिखा रहा है, तो कैसा शब्द है भाई, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट शब्द क्या है, अच्छा एक मिनट, ये ना आधा वाक्य सेंटेंस टाइप हुआ है, मैं आपके सामने अभी इसको लिख देती हूँ। क्या पूछा इन्होंने, जो सुंदर चित्र बना पाते थे। अच्छा मैं आपके सामने पूरा सेंटेंस लिखती हूँ, जो सुंदर चित्र बना पाते थे, ये वाक्य है। ठीक है, और इसमें आपका रेखांकित शब्द है सुंदर। तो अब ये बताएं ये कैसा शब्द है, बताओ। रेखांकित शब्द है आपका सुंदर, तो इसमें बताओ ये कैसा शब्द है। हाँ बिल्कुल, हिंदी पेडागोजी की भी मैराथन लेके आएंगे सौरभ, बिल्कुल सबकी लेके आएंगे, हिंदी की भी आएगी आपकी, पेडागोजी की। फिर से आज पहले व्याकरण की कर लेते हैं। आज के बाद आपको व्याकरण में अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपका नहीं आता, केवल आप इस ये आपकी एक तरह से बेसिक व्याकरण है जो आपको होनी चाहिए। इतनी मतलब बेसिक नॉलेज आपको व्याकरण के बारे में होनी चाहिए, और बेसिक व्याकरण ही आपकी पूछी जाती है परीक्षा में, कुछ ज्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। वो केवल पैसेज से ही आपके शब्द उठा लिए जाता है और उन्हीं में आपकी व्याकरण पूछते हैं। हाँ क्या है भाई, विशेषण है बिल्कुल, कि वह जो सुंदर चित्र बना पाते थे। ये कोई पद्य से ही ली गई है आपकी लाइन है, पद्य या फिर गद्य से, तो वहां सुंदर शब्द क्या है, ये चित्र की विशेषता बता रहा है कि कैसे चित्र बना पाते थे भाई, सुंदर। तो ये आपका विशेषण है, ना ये सर्वनाम है, ना क्रिया, ना संज्ञा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं दर्शाता है। अच्छा बिल्कुल, अब देखो वो विशेषण विशेष्य वाली बात आ गई ना, कि कौन सा विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं दर्शाता है। सामाजिक व्यवस्था, चौथाई देश, गजब बात, अरुणाचल प्रदेश। कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं कि मैम मॉक टेस्ट भी लाइए। भाई देखो सभी के लिए एकदम सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट तो अवेलेबल नहीं करवाए जा सकते ना। मॉक टेस्ट में भी कहाँ है, वहाँ देखो आपकी प्रैक्टिस तो करवाई जाती है रोज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अब मॉक टेस्ट में भी वही क्वेश्चन आपके लगभग होते हैं उसी से संबंधित। उसमें यह है कि कम क्वेश्चन आपको मिलते हैं, है ना, तो पूरी टीम को और भी काम होते हैं, मैनेज करना इतना नहीं हो पाता है, तो थोड़ा आप भी मैनेज करें, हम भी करेंगे। कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी मिलेंगे मॉक टेस्ट में, सब वही है, आपकी पेडागोजी सेम होती है। तो यहाँ प्रैक्टिस करो, जबकि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है, यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस होगी या मॉक टेस्ट में ज़्यादा होगी।
9 का दिया है डी कि अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात भाई, विशेषण और विशेष्य की बात की है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है अपने आप में, ये तो क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है, ये संज्ञा है, और वो भी कौन सी, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका डी सही नहीं है, बाकी सभी में विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, चलिए, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है बताओ, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है, जल्दी बताएं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? बीच बीच में गायब हो जाते हैं तुम, आ गए हैं भाई। सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात भाई, ये क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। अगर हम किसी, आप प्रॉपर शिक्षक का, टीचर का, जैसे मेरा नाम है तो मैं एक व्यक्तिवाचक हूं अपने आप में, अगर जाति एक पूछा जाए तो मैं शिक्षक हूं, तो शिक्षक एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर आप किसी शिक्षक का नाम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और बाकी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, सजल किस प्रकार का शब्द है? सारे आपके आए हुए और पूछे हुए क्वेश्चन है, सजल किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या विशेष्य है? हाँ भाई, क्या है ये विशेषण दिख रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, 11 का दे रहे हैं भाई ए, और सी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं, तुमको नहीं पता चल पा रहा। चलो ये देखो, सजल में मूल शब्द क्या है, जल है ना, जल मूल शब्द है, और स उपसर्ग लग के सजल, यानी जल के साथ सजल। तो यहाँ संज्ञा तो है नहीं, यहाँ क्या है, सजल किस प्रकार का शब्द है, ये एक विशेषण शब्द है भाई आपका, कैसा है, ये एक विशेषण शब्द है, जल की जल के साथ, सजल जल के साथ, तो ये अपने आप में एक विशेषण शब्द को लिए हुआ है, सजल, वह जल के साथ आया, तो सजल, तो ये न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न विशेष्य है, तो ये एक आपका विशेषण शब्द बन जाता है। स ने इसको एक विशेषण बना दिया है। ठीक है, स को जोड़कर ये एक विशेषण बन गया है। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताइए। यहाँ अधोरेखित शब्द है स्वयं, मैं स्वयं वहीं से ही आया हूं, इसमें अधोरेखित शब्द है स्वयं, तो क्या है, सजल मतलब जल के साथ, जल सहित। हाँ भाई, जल्दी जल्दी, या फटाफट जवाब दो। डब्लू चौहान नाम भी तो हो सकता है मैम जी किसी का, वो देखना किस कॉन्टेक्स्ट में, आपके पैसेज में क्या पूछा है। अगर किसी का नाम करके कि भाई सजल एक बच्चा था, ये था, तो वो आप उस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ के अनुसार आपको उत्तर देना होगा ना, तो आपको जो भी उत्तर दोगे आपने पैसेज के अकॉर्डिंग देने होंगे आपको सभी उत्तर। ठीक है, नाम हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ पा रहे हैं, ये सजल का मतलब क्या निकल रहा है कि भाई जल के साथ ही एक विशेषण को दे रहा है। ये जहां तक मुझे लग रहा है कविता से उठाया हुआ है, और कविता में हम ज्यादातर आपको ये विशेषण विशेष्य दिखाई देंगे। क्या है भाई, निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही बात, कि मैं स्वयं वहीं से आया हूं, तो स्वयं ये निजता का बोध करा रहा है, अपने आप, ये क्या है, निजता का बोध कराता है खुद, ये क्या है, निजता का बोध कराते हैं। चले भाई नेक्स्ट, इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है, क्या है जो संज्ञा शब्द नहीं है, ये बता दो। जो संज्ञा शब्द नहीं है, क्या नहीं है? डी दे रहे हैं, अच्छा,
खुशी, उदासी, सरल, सुंदरता। अच्छा भाई संज्ञा पूछा है, क्या संज्ञा नहीं है और तुम डी क्यों दे रहे हो? 13 का डी। भाई देखो खुशी क्या है, भाव है, और भाव क्या है, संज्ञा होती है। संज्ञा के भेद पढ़े ना कि भाववाचक संज्ञा। उदासी क्या है, ये भी भाव है, और सुंदरता ये भी क्या है, भाव है। भाई आप सोच रहे हो कि मैम सुंदरता तो विशेषण हो गया, नहीं, कभी भी देखना जब हम विशेषण शब्द में ता प्रत्यय लगा देते हैं तो वो अपना भाव बन जाता है। जैसे बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा, इसमें हमने पा प्रत्यय लगा दिया तो मतलब बुढ़ापा बन गया। ये क्या बन गया, बुढ़ापा। अब ये हमारी संज्ञा बन गई भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, सुंदर शब्द है तो वो विशेषण हो जाता, बूढ़ा विशेषण है और उसमें प्रत्यय लगकर इसने संज्ञा बना दिया, भाववाचक। सरल क्या है, सरल आपका विशेषण है। सरल क्या है, विशेषण है। सरल इसमें भाई विशेषण है कि कह देना उसका स्वभाव अत्यंत सरल है, वह अत्यंत सरल स्वभाव का है। अगर सरल में हम ता प्रत्यय लगा देते, सरल में ता प्रत्यय लगा देते तो ये आपका संज्ञा बन जाता, क्या बन जाता, भाववाचक संज्ञा बन जाता। ठीक है भाई, तो यहाँ खुशी भी भाव है, उदासी भी, लेकिन सरल क्या है, सरल एक अपने आप में विशेषण है। ध्यान देना ता प्रत्यय लगकर वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जब हम शब्द में, संज्ञा में या विशेषण में प्रत्यय लगा देते हैं तो वो संज्ञा का रूप ग्रहण कर लेता है, और वो भी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना, और उसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो अपनापन, अब ये भाव आ गया है ना। खाली, उसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया खालीपन, है ना, तो ये भाव आ गया। इस तरह से ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, सभी भाववाचक संज्ञा। लेकिन सरल क्या है, ये एक विशेषण है, और विशेषण उन्होंने पूछा संज्ञा शब्द क्या नहीं है, तो भाई आपका जो सी है ये ही आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य पद पूछा है कि आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य क्या होगा? हाँ, खुशी में नहीं, खुशी आप सोच रहे हो किसी का नाम भी तो होता है मैम, नहीं, नाम तो अब हम रखने लगे, कुछ भी जो भी समझ में आ गया नाम रख लेते हैं, लेकिन खुशी अपने आप में एक भाव है, पहले ये भावनाएं आती हैं, तो खुशी अपने आप में एक भाव को बोध कराती है, नाम बाद में है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर डाला करो तुम। 14 का दे रहे हैं, सी बी सभी का, कुछ डी भी दे रहे हैं कि आसमान में काले बादल छाए हैं, विशेष्य पूछा है। विशेष्य किसको कहते हैं भाई, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। इसमें पहले तो ये देख लो विशेषण क्या होगा, और विशेषण के जस्ट या तो आगे होता है या पीछे होता है, आपका विशेष्य दिख जाता है। काले तो क्या है, विशेषण है, क्योंकि इससे विशेषता बतलाई जाए। और किसकी बता, काले कौन है, बादल है, तो बादल क्या हुआ, बादल विशेष्य हुआ या नहीं हुआ, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए। बादल कैसे हैं, काले हैं, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, बादलों की बतलाई जा रही है, तो बादल आपका विशेष्य हो गया। इसलिए यहाँ आपका क्या है भाई, सी ऑप्शन। ध्यान दिया करो कि विशेषण पूछा है न कि विशेष्य पूछा है न कि विशेषण पूछा है। और कुछ क्या है, वो काले काले कर बी ऑप्शन ही आप दे रहे थे। जैसे कौन गई है, कल्पना सिंह, अरे वाह, कल्पना ने भी बी दिया है, तो बी। अरविंद दिवाकर ने भी, भावी शिक्षक, उन्होंने भी बी दिया है, तो बी नहीं है, बी क्या है, ये काले तो क्या है भाई, ये तो विशेषण है ना। और हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे पूछा है विशेष्य, तो विशेष्य आपका बादल विशेष्य है। तो ध्यान देना, विशेषण विशेष्य में आप बहुत गड़बड़ी कर रहे हो कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिस प्रसिद्ध वस्तु से बतलाई जाए वो विशेषण होता है। ठीक है, चलो भाई, ये चैप्टर हुआ पूरा। अब आते हैं अव्यय पर। एक टॉपिक आता है आपका अव्यय। तो अव्यय किसको कहते हैं, तो हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन उत्पन्न न हो सके। तो अविकारी शब्द प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। तो अव्यय किसको कहेंगे, जिन पर न तो लिंग का, न वचन का, न विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हर परिस्थिति में एक से रहते हैं, वो बिल्कुल सख्त लौंडा बनकर डटे रहते हैं कि हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो। तो जैसे जितने भी उपसर्ग होते हैं ना आपके, सभी उपसर्ग क्या हैं, अव्यय होते हैं, सभी उपसर्ग आपके अव्यय कहलाते हैं। इन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अव्यय को ही हम अविकारी कह देते हैं। जैसे विकारी शब्द हमने पढ़े ना कि विकारी शब्द भाई हमारे कितने, 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी यानी अव्यय कि जिन पर कोई परिवर्तन, विकार होता है परिवर्तन आना, और अविकार जिसमें कोई परिवर्तन ही न आ सके,
वो हमारा अविकारी परिवर्तन यानी अविकार या अव्यय कहलाते हैं। ठीक भाई, चलो तो अव्यय के अब भेद देखते हैं। अव्यय के भी हमारे 4 भेद होते हैं अगर आपने पढ़े हो तो। मतलब जो हमारा पद है ना, पदों का हम 2 प्रकार से विभाजन करते हैं शब्दों का। उसमें एक आपके विकारी पद होते हैं और एक अविकारी पद होते हैं। तो विकारी पद हमारे क्या क्या पढ़ लिए अभी? 4 हमने पढ़ लिए। अब इधर अविकारी पद 4 ही आपके अविकारी पद होंगे। तो क्रिया विशेषण किस में आता है? ध्यान देना, क्रिया विशेषण आपका अविकारी में आता है। किस में आता है? अविकारी में आता है। संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? आपके अविकारी शब्द होते हैं। तो जिनसे किसी के संबंध का बोध हो वो संबंध बोधक हो जाता है। तो क्रिया विशेषण देखो भाई, क्रिया विशेषण किसको कहेंगे? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। अभी आपको मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा क्रिया विशेषण का भी कौन सा भेद है, नहीं। चलना क्या है? देखो भाई, चलना क्या है? क्रिया है। चलना आपकी एक क्रिया है, ठीक है। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। ये क्या है? ये विशेषण हो गया, है ना। अब क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या हो जाता है? इसको कह देते हैं क्रिया विशेषण। इसको कह देते हैं क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, खाता है। अब यहाँ खाना क्या है? खाना है क्रिया, बहु खाता है सॉरी, बहुत खाता है। तो वह बहुत खाता है, तो खाना क्रिया है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत खाता है। तो खाना क्रिया है और आपका ये क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है भाई, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हालांकि इसके भी काफी भेद होते हैं तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संबंध बोधक, जिसमें आपको कोई संबंध बताया जाए कि वह छत पर खड़ा है, तो संबंध बोधक, वह छत पर खड़ा है, ये आपका संबंध को दिखा रहा है। या वह नीचे बैठा है, मतलब जहां आपकी स्थिति को दिखाया जाए, आप किस जगह पर हैं, निकट पास आदि को दिखाया जाए, वो संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे, जहां निकट पास का बोध होता है। और समुच्चय किसको कह देते हैं भाई? जहां समूह का बोध होता है। ठीक है, जहां समूह का बोध होता है वो आपका समुच्चय बोधक कहलाता है। और फिर आपका आ जाता है, मतलब समुच्चय में आप जैसे परंतु, किंतु, यह वह आदि शब्द लगा देंगे। ये वैसे आपके आएंगे नहीं, इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि निपात, निपात आपका काफी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा बताऊंगी, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। केवल और केवल आप ये पढ़ लो कि भैया क्रिया विशेषण क्या है, कि जो क्रिया के विशेषता बतलाता है। अब आपको पढ़ना है निपात। निपात के भी मैंने देखे प्रीवियस ईयर में काफी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निपात किसको कहते हैं? मुझे अंकित भैया चिढ़ा रहे हैं कि गलता हो गया, गलत। अच्छा, मैं सोच रही हमारे अंकित सर ही आ गए तुम्हें चिढ़ाने के लिए, वो कैसे आ जाएंगे भाई। चलो, अब निपात किसको कहते हैं? निपात को पढ़ते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना। याद कर लेना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बल प्रदान करना निपात का। कि कोई भी वाक्य अगर आप कह रहे हो तो उसको बलपूर्वक आप कह पाए, उसको बलपूर्वक आप बात को कह पाए, वो आपका निपात होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सहायक शब्द, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सहायक पद जो किसी पद यानी शब्द के साथ आकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। और याद करना, निपात को हम अव्यय भी कहते हैं। वैसे पूर्ण अव्यय यानी शुद्ध अव्यय नहीं माने जाते, पर निपात को भी हम एक तरह से अव्यय के अंतर्गत ही गिन लेते हैं। लेकिन कहीं शुद्ध अव्यय है? नहीं, शुद्ध अव्यय इनको नहीं कहते, पूर्णतः अव्यय नहीं है ये, तो उन्हें निपात कहते हैं। अब जैसे मैं कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूं, ये आपके सामने एक सामान्य वाक्य है कि मैं कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूं। अब इस वाक्य को हमने दूसरे शब्द में कहा कि मैं भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूं। अब यहाँ आपने इस वाक्य में जोर देकर बल प्रदान करके अपने आप बात को रखा है। एक तो सामान्य अर्थ में कह दिया भाई मैं कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूं, और जब आपने भी लगाया कि मैं भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूं, तो यहाँ भी क्या है भाई? ये भी आपका हो जाता है निपात। भी क्या हो जाता है? ये आपका निपात हो जाता है। जैसे मैं ही कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूं, तो यहाँ हमने ही शब्द का प्रयोग किया, तो ही भी क्या है? यहाँ आपका निपात है। ही भी क्या है? ये आपका निपात हो जाता है। ठीक है, और आप कुछ उदाहरण दे रहे हैं निपात के भाई? ये आपका निपात हो जाता है।
हाँ, जैसे डब्लू कह रहे हैं कि आज आपको पढ़ाना ही है, तो ही क्या है, आपका निपात है। मैं कहूं आज तुमको पढ़ना ही है, तो क्या है, ही हमने आपको किसी बात पर जब हम जोर देकर कह रहे हैं तो वो आपका निपात होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहा कि वाक्य में निपात के स्थान को बदलने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर हमने निपात का स्थान भी बदल दिया तो ये क्या है, वो हमारा अव्यय, वो क्या नाम, उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मैं भी समोसा खाऊंगा, हमने कहा मैं भी समोसा खाऊंगा, तो यहाँ भी क्या है, यानी मैं भी खाऊंगा और लोग भी हैं साथ में, मैं भी खाऊंगा। अब हमने इसकी जगह बदल दी कि मैं समोसा भी खाऊंगा। अब अर्थ बदला ना या नहीं बदला, मतलब अब वो और चीजें भी खा रहा है और कह रहा है मैं समोसा भी खाऊंगा। भैया उसने लड्डू, पेड़ा, मिठाई, बर्फी सब खा लिए, आम भी खा लिया, मैंगो शेक भी ले लिया, सब खा पी लिया, फिर कह रहा है अब तो मैं समोसा भी खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, समोसा भी खाएगा। तो वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही आपने निपात की जगह चेंज करी तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब निपात के प्रकार की बात करें तो एक बार प्रकार देख लेते हैं, आएंगे नहीं हालांकि आपके प्रकार, केवल आपको पहचान करनी है निपात कौन कौन से होते हैं अगर शब्द के बीच में आ जाए। तो मुख्य रूप से निपात के कितने, 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से निपात के आपके कितने, 9 प्रकार आपके होते हैं। अब वो क्या है, पहला है आपका स्वीकार्य निपात। एक क्या है, स्वीकार्य निपात, इसमें आ जाते हैं आपके जैसे जी हाँ, हाँ जी, ये आपका स्वीकार्य निपात है। निरर्थक निपात, जो नहीं, ना जी, नकारार्थक, निरर्थक कह रहे, निषेधात्मक निपात जैसे मत, कि खाओ मत, सो मत, पढ़ो मत, नहीं पढ़ लो वैसे तो तुम। प्रश्नबोधक निपात जैसे क्या, याद कर लेना, प्रश्नबोधक निपात में केवल और केवल क्या आता है, क्या ही होता है आपका प्रश्नबोधक निपात, और कोई आपका प्रश्नवाचक शब्द निपात में नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल और केवल क्या शब्द आपका निपात में आएगा। हाँ, जब कह रहे हम कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, हाँ अब तो सबको सब चीज खानी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीना है। एक कह रहे मुझे आपसे ही हिंदी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़िए, है मुझे पानी भी पीना है, तो मैं पानी भी पी लेती हूँ। विस्मयादि बोधक निपात जैसे काश, काश की, ये विस्मय की बात कर रहे हैं। आदर बोधक निपात, जब आदर कहते हैं, आदर पूर्वक कहें तो वो जी कैसा है, आदर बोधक है। तुलना बोधक निपात सा। अवधारणा बोधक निपात जैसे ठीक, लगभग, तकरीबन, ये क्या अवधारणा को दिखाता है कि करीब करीब, तकरीबन मेरे इतने नंबर बैठ जाएंगे, तो तकरीबन ये क्या है भाई, आपका निपात को दिखा रहा है। चलिए, फिर है बलदायक या सीमा बोधक निपात जैसे, अब ये बलदायक, जो मुख्य रूप से बलदायक निपात है वो कौन कौन से हैं, तो भाई देखो ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये क्या है, बलदायक निपात इनको कहेंगे कि किसी बात पर ज्यादा बल देकर आप कोई बात कह रहे हो, तो ये सभी आपके बलदायक निपात आ जाते हैं। तो समझ गए भाई निपात क्या है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है निपात में, कि किसी वाक्य में अगर बल देना है तो हम निपात का प्रयोग करते हैं। और निपात ही आपके जैसे ही, भी, सिर्फ, तक, तकरीबन, केवल, ये सभी आपके निपात होते हैं। अब निपात से संबंधित प्रश्न पर चलते हैं कि निपात से संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं, किस तरह से आपके पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न मैंने ले आई हूँ कि यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ये जो ही है, इस वाक्य में ये जो ही दिया है, ये बता दो ये क्या है, आया हुआ प्रश्न है। प्रमोद वर्मा, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए मैम। भैया और कैसे एग्जाम्पल दूं प्रमोद जी, ये बताओ। समोसे भी खिला दे मैंने तुम्हें, मैं भी खाऊंगा और तुम भी खाओगे, तो अब भी समझ में नहीं आया तो फिर कैसे आएगा। मैम प्लीज एक बार अव्यय और बता दो। आंचल अव्यय का अभी बताया तो मैंने, अव्यय क्या है, जितने भी उपसर्ग शब्द होंगे वो आपके अव्यय कहलाएंगे, ये मान लो, है ना। अभी मैं चलो लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगी अव्यय, अगर दिक्कत हो रही है। हाँ, क्या है भाई, ये निपात ही तो है, ही पूछा है तो ही हमारा निपात है और कुछ नहीं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न बताओ कि यह कबाड़ भी चैतन्यमय होने का आभास देने लगता है, वाक्य में निपात कौन सा है। अब पूछा है वाक्य में निपात है, तो पूरा वाक्य दे दिया कि यह कबाड़ भी चैतन्यमय होने का आभास देने लगता है। इसमें निपात शब्द क्या है बताओ भाई, है भाई, और क्या है। निपात क्या है, 15, 16 का क्या जवाब दे रहे हैं। भी, बिल्कुल सही बात है कि कबाड़ भी, तो यहाँ भी क्या है, ये हमारा निपात है, ही भी,
तकरीबन, लगभग, सिर्फ, तुम, केवल, ये क्या है? सिर्फ, तुम नहीं, सिर्फ ये हमारा निपात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, वाक्य में रेखांकित शब्द है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। यहां रेखांकित शब्द है ही, ये क्या है बताओ? ये भी क्या है? अभी हमने पढ़ा भाई, क्या हम निपात ही तो पढ़ रहे हैं, और ही क्या आता है? हमारा निपात होता है ना। तो 17 का भी क्या है आपका? डी ऑप्शन सही की मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, डी यानी ही आपका इसमें निपात शब्द हो जाता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ रहे हैं ना निपात या नहीं आए? कुछ नहीं है, बहुत साधारण चीजें पूछी है। अब बताओ इसमें कि मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है कि मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर भागता है। तो रेखांकित शब्द क्या है? इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा? निपाट, निपाट होगा। निपट लो, निपाट को निपटा दो। चलो निपात को आज निपटा दिया तुमने, ठीक है, निपटा दिया। ये है निपात आपका। चलिए नेक्स्ट तो हो गया है निपात। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इतने सारे टॉपिक कर लिए, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, समास। भाई ये भी काफी पूछा जाने वाला आपका टॉपिक है समास। तो सभी कंप्लीट हो गए, सभी को समझ आ गए अब तक की सभी चीजें?